हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे और शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। नाम है सेल ऑर्गेनल्स का, यानी कोशिका के अलग अलग अंगों का। सो आई होप कि सभी को ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा होगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एंड कल तक हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि सेल की खोज किसने की थी, डेड सेल क्या था, लिविंग सेल क्या था, और इसी के साथ सेल की थ्योरी किसने दी थी। और छोटा सा एक पार्ट हमारा यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर का भी हमने देखा था। आज सेल ऑर्गेनल्स को जानने से पहले बात करेंगे कि आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल किसे कहा जाता है, यानी सेल के वापस से दो भाग जो हम देखते हैं कि भाई सेल प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है। या मैं बात करूं कि जो जीव हैं उनके अंदर कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं भी नजर आती हैं। तो चलिए शुरू करें। एक बार फटाफट से बता देंगे ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? ऑल राइट, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो देखिए हमने इस सेल की जो बात की थी, नॉर्मली जो हम यूजुअल सेल एक देखते हैं ना, वो हमें नजर आता है कुछ इस प्रकार से कि मैम मेरे पास एक कंप्लीट सेल है जिसमें हम प्लांट और एनिमल की बात करेंगे। ये कोशिका अंदर से केंद्रक को लिए बैठी होती है जो इसका मुखिया होता है, जिसके अंदर सारे काम भाग कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसके बराबर में कुछ अंतःप्रद्वी जालिकाएं लगी होती हैं। साथ में कुछ आपके एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कुछ चपटी सी गोल्गी बॉडी दिखाई देती है। मतलब ये सब जो हम भाग बना रहे हैं ना, ये क्या है? ये सब हमारा एक कंप्लीट डेवलप्ड सेल है, एक मैच्योर सेल है। ये सब साइटोप्लाज्म में तैर रहे होंगे, एक लिक्विड के अंदर तैर रहे होंगे। ये जो सेल हम पढ़ने जाएंगे अभी आगे, इसमें प्लांट का सेल, एनिमल का सेल, ये आपके मैच्योर सेल होते हैं। मैच्योर का मतलब क्या है कि मैम देखिए, ये एडवांस्ड हैं, ये पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, ये डेवलप्ड हो चुके हैं। इनके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको एक डेवलप्ड सेल के अंदर दिखाई देते हैं। बट जब ये डेवलप नहीं हुआ था उस समय पर मान के चलो कि एक ऐसा सेल आया था जिसमें थोड़े बहुत कोशिकांग थे, बाकी पूर्ण रूप से वो नहीं बना था। ठीक है, इसी सेल के अंदर हम प्रोकैरियोटिक का नाम देते हैं। यानी एक ऐसा सेल, देखिए जैसे आप ये मान सकते हैं, जिसके अंदर एक बीच में जितना भी आनुवांशिक पदार्थ है वो आपका कुछ बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। इसके ऊपर कोई पूर्ण रूप से जितने भी, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, गोल्गी बॉडी दिख रही है, ये सब चीजें कुछ भी यहाँ पर नहीं होती हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि एक प्रिमिटिव सेल, एक प्राथमिक सेल की मैम कभी तो शुरुआत हुई होगी ना। बच्चा क्या एकदम से बड़ा हो जाता है? नहीं, पहले उसकी इनिशियल स्टेजेस आती हैं, पहले वो धीरे धीरे करके ग्रो करता है। तो उसको हम कहते हैं कि भाई अभी इसकी ग्रोथ का फेज चल रहा है, फिर वो एडल्ट बन जाता है। ऐसे ही सेल को मान के चलो कि ये अभी कैसा है, एक इमैच्योर सेल है। इस सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब मैम प्राथमिक, जो पहले आया, जिसका डेवलपमेंट स्टार्टिंग में हुआ, शुरू में हुआ और पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। कैरियो वर्ड कहीं पर भी आता है, आप बता सकते हैं ये केंद्रक के लिए आता है, यानी नाभिक के लिए आता है। तो मैं सिंपल भाषा में नहीं कह सकती कि मैम ये एक बेसिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक प्रिमिटिव सेल है। बोलो भाई जल्दी से बताओ। प्रो का मतलब मैं लिख सकती हूँ प्राथमिक, जो पहले आया होगा, फिर धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट्स हुई है, मैच्योर हुआ और ऐसा बना लिया। इसको कहा जाता है एक यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी सच्चा, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। इसके पास आप देखोगे तो एक पूर्ण रूप से न्यूक्लियस जो है वो उपस्थित है, जिसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है। यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ ये डीएनए का भाग या जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आपका बिखरा हुआ नजर आ रहा है। संजना, सेल के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, जिसको आप नाम देते हो सेल बायोलॉजी के नाम से भी, यानी कोशिका विज्ञान के नाम से भी। ठीक है, तो आप चाहो तो इस डायग्राम को बना सकते हो, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इसमें जो भी चीजें होंगी वो कम होंगी, इमैच्योर होंगी, और यूकैरियोटिक में फुल्ली डेवलप्ड यहाँ पर होंगी। ठीक है अनिल कुमार, प्रैक्टिस शीट आपकी चैप्टर खत्म हो जाने दो, उसके बाद मिल जाएगी। जरा इसको देख लो और फटाफट से इसके बारे में भी हम नोट कर लेते हैं। कुछ ये फीचर्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे न्यूक्लियस तो होगा लेकिन मेम्ब्रेन नहीं होगी उसके ऊपर। तो आप बता सकते हैं इट लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। झिल्ली बाध्य केंद्रक यहाँ पर नहीं होता। इसका डीएनए कैसा होता है? गोलाकार का होता है। इस टाइप का देखो डीएनए दिखाई देता है।
वैसे डीएनए हमारा कैसा होता है, ऐसे डबल हेलिक्स में आपने देखा होगा। कुछ हिस्टोन के प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, कुछ में होती है, और यहाँ पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। ब्रैकेट में लिखना 70S टाइप का राइबोसोम्स एक स्पेशल फीचर है। अभी आप इसको लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके सारे कोशिकांगों को पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। राइट, एक बार जरा इसको फटाफट से नोट करो। लिख लिया भाई सब? डायग्राम बना लो, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन पहले लिख लीजिए। मैं तो आपसे यही कहूंगी, ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक के नीचे प्रोकैरियोटिक का डायग्राम बना लेना। ठीक है, वीडियो बफरिंग नहीं हो रहा है, ऑल गुड। हर्षित, हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जो कि आपके डीएनए के साथ बाइंड करता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में दिखाई देगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे नहीं है। और वैसे आप देखोगे तो यूकैरियोटिक सेल में वो आपको नजर आएगा। हिस्टोन इज अ प्रोटीन। हिस्टोन के नाम से गोल गोल सा सर्कुलर प्रोटीन आपको दिखाई देता है। लिखिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा यूकैरियोटिक। देखो पिंकी, बात क्या है ना कि अभी ये वाला जो पार्ट है, जब हम पूरे सारे कोशिकांग पढ़ लेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने ऑर्गेनल्स नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैम ये कहाँ से नाम आ गया, डीएनए क्या है, हिस्टोन क्या है ना। इसीलिए अभी एक एक करके हम यहाँ पर हर एक पार्ट को समझेंगे कि क्या डीएनए है, क्या सेल मेम्ब्रेन है, किस प्रकार से आपके बॉडी के अंदर क्या पार्ट रहता है। बेसिकली अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए आपके बॉडी में आनुवांशिक पदार्थ है, जिसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके जो गुण होते हैं वो माता पिता से स्थानांतरित होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मम्मी के जैसा आपके बॉडी की हाइट है, आपका फेस मम्मी जैसा दिख रहा है, आपकी शक्ल मम्मी जैसी है, आपकी आवाज मम्मी जैसी है, पापा जैसी है, तो माता पिता से जो भी गुण आते हैं वो आनुवांशिकी के माध्यम से डीएनए लेकर के आता है, तो वो हमारा आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कुछ आंतरिक ऐसे कोशिकांग होंगे, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, जिनके पास कोशिका की एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है, वरना नहीं होती है। और राइबोसोम आपके प्रोटीन बनाने वाले अंग होते हैं। तो अभी के लिए इसको लिख लो, ये आपको जब हम आगे कोशिकांग पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे यूकैरियोटिक से। तो यू का मतलब क्या बताया मैंने आपको, ट्रू। यानी यहाँ पे एक मेजर पॉइंट तो ये है कि देखो कैरियो वर्ड आता है न्यूक्लियस के लिए, यहाँ न्यूक्लियस जो होगा वो आपका वेल डिफाइंड होगा, बहुत अच्छे से डेवलप्ड होगा। तो बता सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होगी, एक लेयर बनी हुई होगी। जैसे सेल है ना, तो सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी दो झिल्लियों से घिरा होगा, उसको भी दो लेयर प्रोटेक्ट कर रही होंगी। राइट,
बाकी इसमें सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। आप चाहो तो लिख लेना, इसको कोशिकांग भी कहा जाता है, कोशिका के अंग, कोशिकांग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। डीएनए कैसा है? लीनियर है। लीनियर मतलब देखो इस प्रकार से, ये लीनियर है, इसमें हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, ये है हिस्टोन नाम का प्रोटीन, इसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, फिर आगे जाकर के बनाते हैं कुछ इस प्रकार का क्रोमोसोम। ये सब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में, अभी तो जस्ट एक बेसिक आपको ये पता चल जाए कि प्रोकैरियोटिक बेसिक सेल है और यूकैरियोटिक एक एडवांस सेल है। इसमें यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक के जीव यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट आप इसका कंपैरेटिव एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। शिवकेश, यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं ना, उनकी कैटेगरी होती है 80S टाइप की। यहां पर एक लाइन भी लिख लेना, राइबोसोम्स प्रेजेंट, और राइबोसोम्स कैसे होते हैं? 80S टाइप के। ये सब अभी आगे इन डिटेल बात करेंगे। जैसे वहां 70S थे, यहाँ पर 80S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। बताइए निशा, क्या हुआ? चलो भाई, बना लिया सबने? कोई बात नहीं, अब एक एक करके कोशिकांग समझ लो, फिर सारे टॉपिक तुम क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हो। ये ऐसा कुछ प्रोकैरियोटिक दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको दिखाई देगा कैप्सूल टाइप का, इसमें एक फ्लैजेला निकला हुआ होगा। और बेसिकली सारे प्रोकैरियोट्स की जो हम बात करते हैं ना, उसमें बैक्टीरिया आपके मेजरली आते हैं। जीवाणु जो है ना, वो मेजरली हमारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नजर आते हैं, राइट।
तो ये हमारे अंदर देखो इसमें बिखरा हुआ सा ये डीएनए है और वहां पर सब कुछ क्या है, सिस्टमैटिक है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, पहले हम इसके मेन पार्ट को यहाँ पर समझ लेते हैं। कल हमने सेल ऑर्गेनेल्स की तो बात की थी, और इसी के साथ आप बता सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनेल्स क्या है मैम, सेल के अंदर बैठे हुए कोशिकांग। जो कोशिका हमने ढूंढी, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने करी, उसके बाद इसकी सेल थ्योरी आई। इसके अंदर कितने कोशिकांग हैं, इन सभी चीजों को देखना, ये सेल के ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, यानी कोशिका के अंग कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं सेल ऑर्गेनल क्या है। सेल ऑर्गेनल एक टाइनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो आपके सारे विधियों को कर रहा है कि भाई मैम एक घर है, सेल क्या है, एक घर है, घर के अंदर मेंबर्स हैं, मेंबर्स ही तो सारे काम करते हैं। आप ये थोड़ी कहोगे पूरा घर जो है वो काम कर रहा है, नहीं। आप अगर बात करेंगे कि अगर आपके सेल के अंदर बैठे हुए जो कोशिकांग हैं, जैसे घर के सदस्य काम करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर बैठे हुए उसके अंग काम कर रहे होते हैं। आप कहते हो ना ओवरऑल आपकी बॉडी काम कर रही है, बट बॉडी में कौन काम कर रहा है, आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपके विभिन्न अंग काम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग एक छोटी सेल्यूलर संरचना है जो सेल में विशिष्ट काम को करती है। साथ में ये कहाँ उपस्थित होती है, तो ये जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं, हमारे एक सेल के अंदर बैठा हुआ होता है द्रव्य, यहाँ पूरा एक लिक्विड भरा हुआ होता है, और इस लिक्विड के अंदर सारे जितने भी न्यूक्लियस हो, इसके बराबर में एक जाल लगा दो, मतलब जितने भी आपको कोशिका के अंग दिखाई देंगे वो इस सेल के द्रव्य के अंदर बैठे होंगे। इस द्रव्य को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं, या इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के नाम से। ठीक है, ये वही वाला द्रव्य है जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है। और इसी आधार पे आप कह सकते हो मॉडर्न सेल बायोलॉजी, जिसमें आप सब कुछ स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ते हैं, इसके जनक कौन है, जॉर्ज पैलेट को कहा जाता है। ठीक है, हाँ ये सेल के अंदर बैठे हुए भाग हैं आपके। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, लिख लीजिए एक बार। नोट करिए। लोकेश, वो भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, सर आपको अपडेट कर देंगे कि अब से शुरू होगी, आपको बता देंगे। इसको प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। हिंदी में बात करूं तो कोशिका का द्रव्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, कोशिका का द्रव्य इसको कहा जाता है, नोट करिए। हाँ जी, ये सेल ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन है कि एक छोटी कोशिकीय संरचना है जो कोशिका में विशिष्ट काम को यहाँ पर करती है। क्या हो गया लोकेश, कैसे इतनी प्रॉब्लम लेके बैठे हो? क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि मैम आपने दो नाम लिखे हैं, एक प्रोटोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्म, इसमें क्या अंतर है, क्या ये दोनों समान है, क्या ये दोनों अलग अलग होंगे? अभी इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले जरा आप इस भाग को लिख लीजिए कि हमारे इन सभी कोशिकांग को सबसे पहली बार देखो रॉबर्ट हुक ने अपने एक न्यूक्लियस से देखा, अपने माइक्रोस्कोप से देखा, एंटनी वैन ल्यूमेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप से देखा, लेकिन जब बात आई थी कि भैया हमें और क्लियर पिक्चर चाहिए, तो लगभग सन 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, यानी आपके ऐसे सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई जिसकी मदद से आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स बहुत ही क्लियरली दिखाई देने लग गए। देखो ये जो पहली इमेज आई थी ना माइक्रोस्कोप के माध्यम से, वो कुछ इस टाइप से आई थी। ये आपका गोल्गी एपरेटस दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोशिका के वो अंग हैं जो पहली बार 1940 में बने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई दिए गए थे। तो प्रश्न आ जाता है कि किसने बनाया था और कब बनाया था। आप बता सकते हैं 1940 में नॉल और रस्का नाम से दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग की खोज के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार जो है वो यहाँ पर किया था। तो लिख सकते हैं इसको कुछ इस प्रकार से।
बेटा पीडीएफ कल वाली आपको आज मिल जाएगी, कल थोड़ा सा आपका लेट हो गया था पीडीएफ, आज आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा ठीक है पिंकी, कोई बात नहीं, अभी उसको भी करा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज 1940 में नॉल और रस्का ने की थी, जिससे आपके इन सभी सेल ऑर्गेनल्स का अध्ययन क्या था, संभव हो गया था, ताकि आप हर एक कोशिकांग को और डिटेल में पढ़ पाओ। ये स्ट्रक्चर जो है ना वो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ था पहला। नहीं पेंटिंग नहीं बनानी है इसकी, है ना, पेंटिंग बनाने मत बैठ जाना। चलिए अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। इस सेल के अंदर ये बीचों बीच में बैठा हुआ भाग क्या है, न्यूक्लियस है। अब हम एक सेल को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके बात आपकी यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो भाई आ जाओ मेन मुद्दे पर। मेरे पास कुछ इस प्रकार का एक सेल होता है। इस सेल के अंदर बीच में बैठा होता है एक न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे सारे कोशिकांगों की, ठीक है। सेल के अंदर बीच में क्या है मैम, एक केंद्रक है, एक नाभिक है, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये मुखिया होता है जो सारे फैसले लेता है, सारे डिसीजंस लेता है। इस पूरे सेल में जो भी चल रहा होगा ना, उसको कंट्रोल करने का काम ये न्यूक्लियस करता है। ओके। इसके बाद मैम न्यूक्लियस के अंदर हमारे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जिसके माध्यम से माता पिता से जो भी गुण हमारे अंदर आते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। इस न्यूक्लियस के जस्ट बराबर में एक आपका जाल लगा होता है, जिसको कहते हैं अंतःप्रद्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इसको हम यहाँ पर जानते हैं। लेकिन ये सारा कुछ अभी इसमें हम जितने भी कोशिकांग की बात करेंगे, ये सब क्या होंगे, इस एक लिक्विड, एक तरल भाग के अंदर तैर रहे होंगे। यानी इस पूरे सेल में क्या भरा है, एक द्रव्य भरा हुआ है, एक लिक्विड जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है, उसी में सब कुछ फ्लोट कर रहा है मैम, सिंपल सी बात है, तैर रहा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। इसके अलावा यहाँ आपके कुछ चपटी सी ऐसे झिल्लियां लगी होती है, जिसको हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। इसके अलावा भी देखिए तो हमारे पास यहाँ पर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कुछ होते हैं छोटे छोटे से राइबोसोम्स और लाइजोसोम्स के नाम से। मतलब इसके अंदर जितने भी डिफरेंट अंग होंगे उनको हम नाम देते हैं कोशिका के अंग। बोलिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फटाफट से बताओ। हाँ भाई ठीक है। ये सेल कैसा है मैम, ये एक एनिमल का सेल है, एक जंतु की कोशिका है। ये आपने कैसे पहचाना कि मैडम ये एक एनिमल का सेल है? इस एनिमल के सेल में सिर्फ बाहर की तरफ क्या लगी है, एक सिंगल लेयर लगी है। अच्छा, अगर मुझे प्लांट का सेल दिखाई दे जाए तो मैं क्या करूंगी? तो भाई देखो, प्लांट के सेल में ना दो लेयर लगी होती हैं और कुछ इस प्रकार का नजर आता है, एक और एक लेयर इसके बाहर और लगी होगी, जो बाहर से प्रोटेक्ट कर रही होती है। यानी यहाँ पर बाहर की तरफ क्या है, एक सेल वॉल मौजूद है, और अंदर की तरफ तो यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, जिसको हमने नाम दिया था सेल की मेम्ब्रेन। ठीक है, साथ में इसमें भी वही सेम चीज होगी भैया, न्यूक्लियस होगा, अंतःप्रद्वी जालिका होगी, इसके अलावा आपके माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, गोल्गी बॉडी होंगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन इसमें एक सेल वॉल आपको अलग से दिखाई दे जाएगी। तो एक प्लांट और एनिमल में एक डिफरेंस आपको नजर आया कि भाई एनिमल के बाहर एक ही लेयर थी और प्लांट के बाहर दो लेयर दिखाई दे रही हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, फटाफट से बताओ। तो ऐसा दिखता है एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। क्लियर? सिंपल सी कहानी है। अब इसी चीज को हम पढ़ेंगे कि भाई बाहर से लेके अंदर तक, जैसे बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है, यहाँ बाहर एक सेल वॉल है, इस बाहर से लेके अंदर तक कौन कौन से कोशिका के अंग हमारे सेल में मौजूद होते हैं। तो चलिए जरा
हेडिंग डालते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इन सब को हमें अभी डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के इलैबोरेटेड आपको अलग अलग देखोगे तो दिखाई दे जाते हैं। अब सबसे पहले हेडिंग डाल लो एक सेल वॉल के बारे में। ये हैं आपके सेल के ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग। कोशिकांग में पहला आया सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। जैसा आपने देखा, ये कोशिका भित्ति किसके पास थी? प्लांट्स के पास थी, एनिमल्स के पास तो थी ही नहीं। ये बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बात कर रहे हैं कि मैम अलग अलग डाउट्स के साथ हैं, आप रिप्लाई नहीं दे रही हैं। देखो, मैंने आपसे पहले डे 1 पे भी कहा था कि आपका जब टॉपिक चल रहा होगा उसके बीच में आप कमेंट्स करोगे तो वो एंटरटेन नहीं होंगे। बेटा, आप सेशन के स्टार्टिंग या एंड में पूछ सकते हो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं। अब बीच में टॉपिक छोड़ करके अगर इन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा तो ये आपके टॉपिक में भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। आपके जो डाउट्स हैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप में से अगर कोई भी साथी ऐसा है जो आज पहली बार क्लास में जुड़ रहा है और उसके मन में डाउट्स हैं कि कौन ले सकता है एग्जाम में, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्लास कब होगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगी, आप एक बार जाइए। इंट्रोडक्शन सेशन आपके लिए कराया गया था पहले, आज जो आपका क्लास हुआ था, आप वहां पर जाकर के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने इस सेल के टॉपिक को शुरू कर लेना। डेफिनेटली आज सेल का सेकंड पार्ट है, तो हमने कल एक पार्ट इसका कर लिया है जिसकी वीडियो आपकी अपलोडेड सेक्शन में जा चुकी है और आपको उसकी पीडीएफ भी आज अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी है क्या? आपको पहले ही कहा था कौन सी किताब पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नोट्स बनाने हैं। आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं, दे आर इनफ, आपको अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, और सेशन बायोलॉजी का चल रहा है। रिस्पेक्टिव जो भी टीचर्स हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि आपकी रीजनिंग की क्लास कब से होगी, आपके फिजिक्स की क्लास कब से होगी, केमिस्ट्री की क्लास कब से होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिखवाया भी जा रहा है, आप आसानी से लिख सकते हो। एक एक पार्ट को बारीकी से समझाया जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखेंगे तो मे बी कि आपको भी चीजें आसानी से समझ आए कि मैम अगर आपने पीपीटी में लिखवाया है हुआ है उससे हमें समझ ही नहीं आ रहा। कैसी बातें करते हो यार। और ये बात तुम्हें डे 1 पे बोली थी कि आप लोगों के लिए जहां जरूरत होगी वहां पीपीटी से लिखवाएंगे, जहां जरूरत होगी वहां हाथ से भी आपको नोट्स बनवाएंगे। फिर कहते हो कि मैम आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अरे थोड़ा तो पेशेंस रखा करो यार। 20 टॉपिक में अगर यही सारे टॉपिक्स आपके डिस्कस कर रहे होते तो फिर एक डाउट सेशन ही अलग से रख लेते। चलिए, एक एक पार्ट एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे सुकृति काफी देर से मैसेज कर रही है मैम गोल्गी बॉडी में और गोल्गी apparatus में क्या फर्क है। बेटा मैंने अभी यही कहा, दोनों सेम है। और अभी आगे हम गोल्गी बॉडी को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सारे कोशिकांग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा वेट तो करिए, थोड़ा सा समझिए, तो पहले चैप्टर को समझ लो। एबीसीडी पढ़नी नहीं है मैम, सीधे ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी खोल के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज का टफेस्ट वर्ड क्या है ये जानना है। थोड़ा पहले एबीसीडी का ज्ञान तो ले लो कि है क्या चैप्टर, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम। बाकी विक्रम सर के कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं फैमिली में, तो जैसे ही सर का थोड़ा सा नॉर्मल होता है सर आपकी क्लासेस रिज्यूम कर देंगे। कुछ ज़्यादा दिक्कत अभी है, इस वजह से सर अभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही सब कुछ ठीक होता है सर आपकी क्लासेस रिज्यूम करेंगे, तो बिल्कुल पैनिक मत करना अगर रीजनिंग की क्लासेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है, चलो हेडिंग डालो सेल वॉल। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल and absent in animal cell। यह पादप कोशिका में उपस्थित है व जंतु कोशिका में अनुपस्थित। कई बार प्रश्न आया है सेल वॉल क्या एनिमल्स में है, तो आप बता देंगे नहीं है, इट इज द आउटर लेयर।
पादप कोशिका की बाहरी परत कही जाती है। अच्छा, साथ में हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर के बनी है, ये भी आप बता सकते हो अगर आपसे पूछा जाए। जैसे सबसे पहले ए पॉइंट डाल के लिखना, प्लांट्स में, पादप में, पादप में बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। और ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेवल पर पूछा जा चुका है कि भैया प्लांट की जो सेल वॉल है वो आपकी किससे मिलकर बनी है। सीजीएल का एग्जाम आए, एनटीपीसी का है, बिहार का है, हर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे। ठीक है, इसके अलावा देखो कहाँ होगी, मैंने कहा एनिमल्स में तो नहीं है, सिर्फ प्लांट्स में। प्लांट्स के अलावा आपके ये पाई जाती है बैक्टीरिया में, जो हमारे जीवाणु होते हैं। और जीवाणु में किससे मिलकर बनती है, आप बताएंगे पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन से। अब ये दोनों पदार्थ क्या हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन तो इसमें आप बता सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम, और ये है आपका प्रोटीन। तो एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलके बनी है, आपने कहा पेप्टाइडोग्लाइकन और प्यूरिन से बनी है, बट ये दोनों है क्या, तो वहां ये भी ऑप्शन दे सकता है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ में सेल्यूलोज किया है तो मैम ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है हमारा, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो इस प्रकार से प्लांट्स में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है। इसके नोट कर लो, फिर तीसरा भाग फंगस का देखेंगे यहाँ पे। इसको लिख लो, फिर थर्ड पार्ट फंगस का लिखेंगे। चलिए, इसके आगे थर्ड पॉइंट लिखना, फंगस में यानी कवक में काइटिन से बनी है। काइटिन भी क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कहलाती है हमारी सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर होती है खाली, तो प्लांट्स में आप देखोगे कुछ इस प्रकार का ये बाहरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, और अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो। तो ये है हमारी बाहर वाली सेल वॉल, कोशिका की भित्ति, उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इट इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। यह 3 परत से बनी होती है। तीन परत कौन सी होंगी, कहां से आएंगी, तो देखो हमें तो सिंपल एक झिल्ली तो दिख रही है कि बाहर से एक लेयर आपको दिखाई दे रही है, हमें तो सिर्फ एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे पास सेल की वॉल। देखो भाई ध्यान से, ये प्लांट का सेल है, इसमें ये जो बाहर वाली परत दिख रही है ना, अंदर तो सारा मटेरियल है ही है मैम, ये जो बाहर का हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये हिस्सा, इसे कहते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और ये खुद से 3 भागों में बटी है, मतलब इस एक लेयर के भी अंदर से कितने हैं, 3 पार्ट यहाँ पर होते हैं। सबको ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है ना?
हाँ भाई, अब देखो बात यही है, कुछ लोग कह रहे हैं मैम टाइम क्यों दे रही हैं लिखने का, हम लोग पीडीएफ से नोट्स बनाते हैं। मैं आपसे यही कहूंगी, हम आपको साथ साथ में नोट्स बनवा रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स बना लो, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट साथ में नोट्स बनाते हैं, क्लास के रनिंग नोट्स, अगर जो पीडीएफ से बनाते हैं तो वो आप अपनी पीडीएफ से बना सकते हैं, राइट। काइटिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन प्रोटीन नहीं है। ये देखो एक लेयर बाहर की है जिसको प्राइमरी वॉल कहते हैं, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, फिर आती है अंदर वाली जिसको आप कहते हो सेकेंडरी वॉल, और एक बीच में पाई जाती है मध्य लेमेला के नाम से। यानी ये कितनी झिल्लियों से मिलकर बनी है, 3 लेयर से मिलकर एक सेल वॉल को हमने तैयार किया है, उसको कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। करेक्ट। आप कहते हो ना हम अपने घर की बात करें, चलो घर में आपने चौकीदार बिठा दिया, एक बाहर एक अंदर, मैंने कहा चलो चौकीदार भी नहीं बिठाया, तो आपके घर की एंट्री के 2 द्वार होते हैं, एक बाहर मेन गेट लगा होता है और फिर उसके बाद एक और अंदर की तरफ आपने गेट लगवाया हुआ है ताकि आपके इन एंड आउट जो है वो आसानी से हो सके। तो आपके जो बाहर वाला मेन गेट होता है ना, जो चौकीदार बैठा होता है बाहर की तरफ, उसको माना जाता है सेल वॉल है, सबसे बाहर वाला हिस्सा ये नजर आता है, ठीक है। तो ये कितने लेयर से मिलकर बनी है, 3 से बनी है। देखो भाई, पहला है प्राइमरी वॉल, प्राथमिक भित्ति, दूसरा है सेकेंडरी वॉल, द्वितीय भित्ति, और तीसरा कहा जाता है मिडिल लेमेला, मध्य लेमेला के नाम से। नोट करिए इसको। बेटा पीडीएफ सेल की अपलोड नहीं हुई है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आज अभी क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ जो है वो आपको अपलोड करा दी जाएगी, है ना, घबराने की बात नहीं है मैम, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। सेल की पीडीएफ आपको ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलने वाली, ठीक है। लिख लिया सभी ने। तो देखो ये सबसे बाहरी भाग आपका सेल वॉल का यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि इसमें 3 मुख्य भाग आपके उपस्थित होते हैं, और मेनली याद रखना कि ये आपके प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है, एनिमल्स में ये उपस्थित नहीं होती है। चलिए, बाकी मिडिल लेमेला के साथ एक पॉइंट और लिखेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन, इसके लेयर के अंदर पेक्टिन होता है, कैल्शियम होता है, एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स यहां पर होते हैं, ठीक है। पेक्टिन, कैल्शियम, व मैग्नीशियम के लवण उपस्थित किसके अंदर होंगे, मध्य लेमेला के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फंगस के बाद लिखा है कवक, और ये फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, जैसे अभी हम पीछे आपको बता रहे थे ना कि प्लांट्स में किसकी है और आपके बैक्टीरिया में किसकी है, इसी प्रकार से फंगस में बनी होती है काइटिन की। और अगर आपसे पूछे शैवाल जिसको कहते हैं ना, एल्गी होती है, एल्गी में किसकी बनी होती है, तो एल्गी भी एक प्रकार का प्लांट है, उसके अंदर भी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा।
सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल एंड act as a boundary of cell. कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षित रखती है। इसका मेन काम क्या है कि ये इस पूरे सेल को प्रोटेक्ट करने में यहां पर मदद करती है। क्लियर है कि नहीं है? नहीं भैया, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लेना, कोई अलग से तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। बाकी हम बात कर सकते हैं कि सेल हमारी कैसी होती है। सेल वॉल थोड़ी सी रिजिड होती है, कठोर होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन की उपस्थिति के कारण यह कठोर होती है। इन एल्गी, जिसको लिख लेना, ये भी एक प्रकार का प्लांट है, सेल वॉल is made of cellulose. शैवाल में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। इसे कहते हैं सेल वॉल। लिख लिया भाई? चलो, लिग्निन भी आपके सेल्यूलोज की तरह एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसको हम बात करते हैं पॉलीमर के रूप में है। और ये पॉलीमर क्या करता है, ये ना हार्ड बनाता है किसी भी चीज को। जैसे हम इसकी लेयर को देख रहे हैं कि लिग्निन क्या है, तो इसको रिजिड बना रहा है, इसको कठोर बना रहा है। तो पॉलीमर है एक प्रकार का, जो कि आपके जैसे सेल्यूलोज होता है उस प्रकार से ये कार्बनिक पदार्थ है लिग्निन, जो कि आपके कठोरता के लिए यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं लिग्निन क्या है, कठोरता के लिए जाने जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिसको हम कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर कहते हैं। मेनली आपके जैसे लकड़ी हो गई या पेड़ की छाल हो गई, इन सब चीजों के अंदर ज्यादातर ये आपका उपस्थित देखा जाता है। प्लांट के अंदर कठोरता देता है। ठीक है, लिख लिया? अब ये तो बाहर की तरफ सेल वॉल है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम एक एक करके देखो कोशिकांग की बात करेंगे। सबसे पहला आपने लिखा है यहां पर सेल वॉल के बारे में। अब लिखिएगा दूसरा साइटोप्लाज्म के बारे में। कोशिका द्रव्य क्या है? ये कोशिका द्रव्य, इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। कोशिका में उपस्थित द्रव्य जिसमें कोशिकांग होते हैं। ठीक है, लिख लेना, इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल वेयर सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अभी बताया भी था कि अगर सेल है तो सेल के अंदर ये जो भी हमारा लिक्विड होगा, इसको हम बात करते हैं आपके साइटोप्लाज्म के बारे में। अब देखो एक फर्क आता है
एक नाम दिया मैंने साइटोप्लाज्म का, कोशिका द्रव्य के नाम से, और एक नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का, कि मैम अभी मेरे पास इस सेल में लिक्विड है, कोई और सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है, तब तक मैं उसको क्या नाम दे सकती हूँ, साइटोप्लाज्म का। मान लो मेरे पास इस सेल के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है आपने इसे क्या नाम दिया, साइटोप्लाज्म का। अब मैंने क्या किया कि इस पूरे सेल के अंदर मैं क्या लेकर के आ जाऊंगी, देखो भाई इधर ध्यान से, मैं यहाँ पर बीच में एक न्यूक्लियस बिठा दूंगी। क्या बिठा दिया, एक न्यूक्लियस मैंने यहाँ पर बिठा दिया, और जैसे ही न्यूक्लियस यहाँ पर आया ना, अब इस लिक्विड को मैं एक नाम और दे सकती हूँ कि अब ये आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाया जा सकता है, लिक्विड ही होता है, ठीक है, लिक्विड पदार्थ होता है ये। अब मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ, प्रोटोप्लाज्म का नाम भी दे सकती हूँ। एक्चुअली दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस होता क्या है कि जब आपके कोशिका के अंग सेल में आ जाते हैं तो वो इसको जीवित बना देते हैं, इसको लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में रख देते हैं, और वहां से ही हमारा नाम बदल जाता है, साइटोप्लाज्म से आ जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो आप एक सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बराबर क्या है, प्रोटोप्लाज्म। फटाफट से एक थम्स अप का साइन भेज दो कि यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि नहीं। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। है दोनों सेम, है दोनों लिक्विड ही, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस हाँ मैडम उठा करके मैंने यहाँ पर रख दिया है। ओके, नहीं ऋतु शर्मा नहीं हुआ था। बिल्कुल सही भाई, ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, नॉर्मली लिक्विड है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस वगैरह कोई और कोशिकांग नहीं है। जैसे ही आ जाएगा तो हम इसको प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर कह देते हैं। तो इसी प्रकार से एक एक कोशिकांग को हमें यहाँ पर पढ़ना है। न्यूक्लियस ऐसा, हाँ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, जैसे कि हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं में, जो आपके आरबीसी होते हैं ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी होती हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो गया हो। इसके बाद थर्ड हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, तीसरी हेडिंग होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इसके अलावा आप जितने भी लोग यहाँ पर टेंशन ले रहे हैं पीडीएफ की, पीडीएफ मैं आपकी अभी क्लास के बाद अपलोड करवा दूंगी, पैनिक मत किया करो यार, ठीक है। इसको प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, और इसको शुरू करेंगे कल के लेक्चर में, यानी कल सुबह 9 बजे सेम टाइमिंग पर आप लोगों की क्लास चलेगी, ठीक है भाई। सुमित कह रहे हैं रिकॉर्डेड है, हाँ भाई सुमित रिकॉर्डेड क्लास है ये, ठीक है।
चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल सुबह सेम टाइम 9 बजे के लिए, और पीडीएफ प्रैक्टिस शीट सब कुछ आपको मिल जाएगी। पहले थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट हो जाने, तो निखिल अभी इसको अपलोड करवा देंगे। ओके, हाँ 12th वाले बच्चे ले सकते हैं, 12th वाले बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आप इस बैच में हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। अलग से मत कुछ एक्सप्लोर करना, बाकी अपना नोट्स पढ़ते रहो, इनफ है आपके लिए। चलिए तो आज के टॉपिक को रखेंगे यहीं तक। हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।